एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में स्टॉक ऑप्शन से रिलेटेड मेरा एक हेजिंग का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस तरीके को ईजियर नंबर लेके हम बोर्ड पे सिस्टमेटिक यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप ऑप्शन का बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं, आपको ऑप्शन का बेसिक नॉलेज है, तो इस वीडियो को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बेसिक कैलकुलेशन में हम वीक हैं, तो बेसिक से रिलेटेड जो मेरे 4 वीडियोस हैं पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर जो नंबर मैं लूँगा वो ईजियर नंबर रहेंगे, रियलिस्टिक नंबर के आसपास के नंबर लेने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो फिर XYZ नंबर कुछ भी हो, आपको कैलकुलेशन करने में कोई परेशानी नहीं जाएगी। बिना किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प के आप सारे कैलकुलेशन इजीली कर लेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, इस हेजिंग को हम समझना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो हेजिंग होती है वो नॉन डायरेक्शनल हेजिंग है। यहाँ पर इस हेजिंग का हम यूज़ तब करते हैं जब हमको किसी भी स्टॉक में कोई बड़े मोमेंटम की पॉसिबिलिटी लगती है, ऊपर की तरफ आए या नीचे की तरफ आए, XYZ किसी भी कारण से, चाहे उसका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला हो या उसके पीछे कोई न्यूज़ हो, और हमको लगता है कि भाई इसमें एक बड़े मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम डायरेक्शन पिक करना नहीं चाहते कि भाई ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। अब न्यूज़ पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, वो हमको नहीं मालूम। तो यहाँ पर हम क्या कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं? तो जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन हमारे नज़र में आता है वो होता है कि भाई एक काम करते हैं, हम ATM कॉल और पुट ऑप्शन दोनों खरीद लेते हैं। उस स्टॉक के कॉल ऑप्शन भी खरीद लेते हैं, पुट ऑप्शन भी खरीद लेते हैं, हमारी हेजिंग हो जाएगी। अगर स्टॉक ऊपर की तरफ भागा तो कॉल ऑप्शन में हमको पैसे मिल जाएंगे, स्टॉक नीचे की तरफ गया तो पुट ऑप्शन में पैसे मिल जाएंगे। अनलिमिटेड रिवार्ड यहाँ पर हमको मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको एक डर लगता है कि भाई ATM कॉल और पुट ऑप्शन तो हमने यहाँ पर खरीद लिए, हमारा एक प्रिडिक्शन है कि भाई मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा, बाय चांस मार्केट में मूवमेंट नहीं हुआ तो यहाँ पर प्रीमियम डीके का हमेशा खतरा रहता है। जो कॉल और पुट ऑप्शन हमने खरीदे, मार्केट में मूवमेंट नहीं आया, उस स्टॉक में मूवमेंट नहीं आया, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक प्रीमियम डीके हो गया। तो इस डर के कारण हम कॉल और पुट ऑप्शन खरीदने से डरते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि भाई यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर मूवमेंट नहीं आया तो हमको जो प्रीमियम डीके की रिस्क है वो किस तरीके से हम खत्म करें या उसको किस तरीके से हम यहाँ पर मिनिमाइज कर सकें। तो अब यहाँ पर हम उस कॉम्बिनेशन को समझना शुरू करते हैं। अब मान ले कोई स्टॉक ए यहाँ पर जिसका स्पॉट में प्राइस 2000 का चल रहा था। अब अगर हम ऑप्शन से रिलेटेड हेजिंग का कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं तो हमेशा स्पॉट प्राइस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन का जो सेटलमेंट होता है वो हमेशा स्पॉट से होता है। तो कोई स्टॉक ए जिसका यहाँ पर प्राइस चल रहा था A, अब यहाँ उसका ATM कॉल और ATM पुट, ATM कॉल कौन सा हुआ, उसका 2000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल जो ATM कॉल कहलाएगा। 2000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ATM कॉल, मान लो उसका प्राइस चल रहा था 50 का, उसको हमने 50 पर यहाँ पर बाय करा। और वहीं पर ATM पुट ऑप्शन कौन सा हुआ, 2000 स्ट्राइक प्राइस का पुट, उसका भी प्राइस मान लें यहाँ पर 50 चल रहा था, उसको भी हमने यहाँ पर 50 पर बाय कर लिया। अब यहाँ पर ये दोनों हमने कॉल और पुट ऑप्शन बाय कर लिए, ठीक है, वन साइडेड मूवमेंट आएगा तो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है।
लेकिन प्रीमियम डिके का खतरा हमेशा बना रहेगा अगर यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड रह गया, क्योंकि टोटल हमने 100 पॉइंट की टाइम वैल्यू को बाय करा है, 100 पॉइंट के प्रीमियम को यहाँ पर हमने खरीदा है। तो यहाँ अगर 2000 पे ही एक्सपायरी हो जाती है तो ये पूरे 100 पॉइंट हो जाएंगे ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर एक्सपायरी डे के दिन ऑप्शन सेटल होते हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर, और सारी टाइम वैल्यू होती है वो हो जाती है यहाँ पर ख़त्म। तो अब यहाँ पर ये हमने प्राइमरी पोजीशन बनाई। अब इस पोजीशन को हैच करने के लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल प्रीमियम हमने पे करा, यहाँ पर टोटल कितना प्रीमियम हमने पे करा है, टोटल यहाँ पर हमने 100 पॉइंट का प्रीमियम पे करा है। तो यहाँ पर 100 पॉइंट ऊपर के OTM कॉल ऑप्शन को राइट करते हैं और 100 पॉइंट नीचे के OTM पुट ऑप्शन को हम यहाँ राइट करते हैं। तो यहाँ पर 100 पॉइंट ऊपर का OTM कॉल कौन सा हुआ, 2100 स्ट्राइक प्राइस का कॉल, यहाँ पर ये OTM कॉल कहलाएगा। मान ले इसका प्राइस यहाँ पर 20 चल रहा था, इसको हमने यहाँ पर 20 पर शॉर्ट सेल कर दिया। वैसे ही 100 पॉइंट नीचे का OTM पुट यानी 1900 स्ट्राइक प्राइस का पुट, मान ले उसका प्राइस भी यहाँ पर 20 चल रहा था, उसको भी हमने यहाँ पर 20 पर शॉर्ट सेल कर दिया। तो अब यहाँ पर ये एक हमने कॉम्बिनेशन क्रिएट करा है। अब यहाँ इस कॉम्बिनेशन में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं कि भाई सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम रिस्क हमारी कितनी है। तो इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम रिस्क कितनी होती है उसको सिंपल तरीके से हम निकाल लेते हैं। जो टोटल प्रीमियम हमने पे करा है वो हमारी होती है मैक्सिमम रिस्क। हमने टोटल प्रीमियम कितना पे करा है, यहाँ पर 100 पॉइंट का ऑप्शन को बाय करके प्रीमियम हमको देना पड़ा, लेकिन ये ऑप्शन को जो हमने राइट करा है OTM ऑप्शन को, उसकी वजह से हमको 40 पॉइंट का प्रीमियम यहाँ पर रिसीव हो गया। तो हमारी जेब से नेट कितना प्रीमियम गया, तो हमारी जेब से जो टोटल प्रीमियम गया वो सिर्फ 60 पॉइंट का प्रीमियम यहाँ पर गया। तो मैक्सिमम रिस्क कितनी हुई हमारी इस कॉम्बिनेशन में, 60 पॉइंट की मैक्सिमम यहाँ पर रिस्क हुई। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम रिवॉर्ड हमको कितना मिल सकता है। इस कॉम्बिनेशन में हमको मैक्सिमम रिवॉर्ड कितना मिल सकता है, तो उसको निकालने का सिंपल तरीका होता है, ये जो स्प्रेड हमने क्रिएट करा, ये जो कॉल ऑप्शन का ये स्प्रेड हुआ, ये जो पुट का एक स्प्रेड हुआ, ये स्प्रेड के बीच में क्या डिस्टेंस है, यानी 100 पॉइंट का डिस्टेंस है। जो कॉल ऑप्शन हमने बाय करा है और जो कॉल राइट करा है उसके बीच में कितनी दूरी है, यहाँ पर 100 पॉइंट की उसके बीच में यहाँ पर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमको कितना रिस्क है, हमने कितना प्रीमियम यहाँ पर पे कर रखा है, तो डिस्टेंस में जो प्रीमियम हम पे करते हैं उसको हम माइनस कर देते हैं, तो जो फिगर निकल के आता है वो होता है मैक्सिमम रिवॉर्ड। यानी डिस्टेंस है 100 का, हमने प्रीमियम पे करा है 60 का, तो 100 में से 60 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 40 फिगर निकल के आया। ये 40 हुआ हमारा मैक्सिमम रिवॉर्ड यहाँ पर। तो यहाँ हमारी रिस्क है 60 की, रिवॉर्ड है 40 का, रिस्क रिवॉर्ड हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब यहाँ अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन में हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कौन से हैं, ऊपर की तरफ हमारा ब्रेक इवन कौन सा है और नीचे की तरफ हमारा ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर कौन सा है। तो ऊपर और नीचे की तरफ ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का सिंपल तरीका होता है यहाँ पर
कि जो टोटल प्रीमियम हमने पे करा उसको कॉल के स्ट्राइक प्राइस जो हमने बाय करा है उसमें ऐड कर देते हैं और पुट में उसको माइनस कर देते हैं। यानी हम 2000 में 60 को हमने प्लस करा तो हमारा ऊपर का ब्रेक इवन निकल के आया यहाँ पर 2060 और पुट में 60 को माइनस करा तो यहाँ पर हमारा ब्रेक इवन निकल के आया 1940। तो ये हमारे ऊपर और नीचे के ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आए। अगर इस लेवल के बीच में एक्सपायरी होती है तो हमको लॉस रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क हमारी 60 पॉइंट की है, ये हमको समझ आ रहा है। इस लेवल को पार करके ऊपर या नीचे एक्सपायरी होती है तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग रिवार्ड मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा रिवार्ड हमको यहाँ पर 40 पॉइंट मिल सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम हमारे मैक्सिमम रिस्क, हमारे मैक्सिमम रिवार्ड, हमारे ऊपर और नीचे के जो ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं हम उसको निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है, इस तरीके के कॉम्बिनेशन में जो जनरली रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकल के आता है, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकल के आता है वो 2:1 रहता है। यानी 2 रुपये की हमारी रिस्क है और 1 रुपये का हमको यहाँ पर रिवॉर्ड मिल सकता है। 2 रुपये की हमारी रिस्क है, 1 रुपये का हमको यहाँ पर रिवॉर्ड मिल सकता है। तो ये एक जनरली 2:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकल के आता है। यहाँ पर 2:1 से कम है, वो इसलिए कि यहाँ मैंने समझाने के पर्पस से ईजियर नंबर लिए हैं। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारा है, लेकिन इसको इतना हमको सोचने वाली बात नहीं है कि भाई रिस्क रिवॉर्ड रेशो अनफेवरेबल है। यहाँ पर हम कुछ एडजस्टमेंट करके हम हमारी रिस्क को यहाँ पर कम कर लेते हैं। तो ये चीज़ हमको समझ आई। अब यहाँ पर बात ये आती है कि भाई इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाने के पीछे लॉजिक क्या है, कि भाई इस तरीके का हमने कॉम्बिनेशन क्रिएट करा, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो यहाँ हमको किस चीज़ का डर लग रहा था कि भाई अगर मैं ये एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन खरीदता और मार्केट में ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं आता तो कहीं ना कहीं एक प्रीमियम डिके हो जाता, बेटे टाले का मुझे नुकसान हो जाता यहाँ पर। तो ये एक डर है, इसके कारण हम एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन नहीं खरीद रहे। लेकिन अब उस डर को हमने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया। काफ़ी हद तक ख़त्म कैसे कर दिया कि ठीक है भाई, अगर यहाँ पर मूवमेंट नहीं आया तो ये जो ऑप्शंस हमने बाय करे हुए हैं कॉल और पुट ऑप्शन, इसमें अगर प्रीमियम डिके होगा तो जो ये कॉल और पुट ऑप्शन हमने राइट करे हैं उसमें भी प्रीमियम डिके होगा। और जो ऑप्शन को राइट करा है वो तो डीप आउट ऑफ मनी कॉल और पुट ऑप्शन है, तो उसमें तो और तेज़ी से प्रीमियम डिके होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर हमको लगा कि भाई यहाँ मूवमेंट नहीं आया, चलो जो ऑप्शन हमने बाय करा था उसमें यहाँ पर हमको 5 रुपये का नुकसान लगा, लेकिन जो ऑप्शन हमने राइट करा था उसमें 4 रुपये का नुकसान लगा। सिर्फ 1 रुपये के नुकसान में, एक माइनर लॉस में हम बाहर हो गए, बड़ी जिम में हो गए यहाँ पर। तो यहाँ एक छोटे से लॉस में हम बाहर हो गए। लेकिन अगर वन साइडेड मूवमेंट आ गया ऊपर या नीचे की तरफ, किसी भी तरफ यहाँ, क्योंकि जैसा हम जानते हैं F&O के जो स्टॉक रहते हैं वो एक दिन में कितना भी मूव कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी गैप अप गैप डाउन उनमें ओपनिंग हो सकती है। 5, 10, 20% उनके लिए कोई बड़ी बात यहाँ पर होती नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट हमको दिख रहा है वो कोई इतना ज़्यादा ऊपर नहीं नज़र आ रहा हमको कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज में अगर उस ब्रेक इवन को देखेंगे तो हमको क्या लगेगा, यार अगर 3-4% ही अगर ये स्टॉक बढ़ गया तो ही हम यहाँ पर प्रॉफिट में नज़र आ जाएंगे। तो हमारा ब्रेक इवन भी कोई बहुत दूर दिख नहीं रहा हमको परसेंटेज के हिसाब से।
तो यहाँ ये चीज़ हमको हमारा समझ आती है, हमारा एक डर खत्म होता है कि भाई अगर यहाँ मूवमेंट नहीं आया तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए फेवरेबल डेज कौन से होते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर हम बनाते हैं तो जो आउट ऑफ मनी एक ऑप्शंस होते हैं जिनको हमने राइट करना पड़ता है यहाँ पर कॉम्बिनेशन में, तो उसमें एक अच्छा प्रीमियम हमको मिल जाता है यहाँ पर, और हमारे पास एक मोमेंटम का वेट करने के लिए एक लंबा समय भी रहता है कि हमारे पास एक सफिशिएंट डेज हैं यहाँ पर ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट आने के लिए। वैसे इस कॉम्बिनेशन को हम तब बनाते हैं जब किसी स्टॉक में हाईली वोलेटिलिटी की पॉसिबिलिटी है, बड़े वन साइडेड मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है, तब हम इस कॉम्बिनेशन को यहाँ पर बनाते हैं। और यहाँ अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया, हम छोटे छोटे प्रॉफिट में एग्जिट करना चाहते हैं, तो मार्केट ऊपर की तरफ गया या नीचे की तरफ गया, किसी भी तरफ गया, और हमको लग रहा है कि यार मुझे सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है, जितना मेरा फंड ब्लॉक होता है इस कॉम्बिनेशन को क्रिएट करने में उस पर परसेंटेज में मुझे सफिशिएंट रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को स्क्वायर अप करा और यहाँ पर फिर किसी नए स्टॉक में नया कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। तो यहाँ इस कॉम्बिनेशन को यहाँ देखने से क्या समझ आ रहा है, आयरन फ्लाई एक कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ आयरन फ्लाई कॉम्बिनेशन में एटीएम कॉल पुट राइट करते हैं और ओटीएम कॉल पुट हम यहाँ पर बाय करते हैं। ये उसका रिवर्सल है कि यहाँ एटीएम कॉल पुट हम बाय कर रहे हैं और ओटीएम कॉल पुट हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि भाई हमको किस तरीके का यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को क्रिएट करना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर हम किसी भी स्टॉक के ऑप्शन में कोई भी कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं तो एक चीज़ हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो क्या होता है कि जिस भी स्टॉक के ऑप्शन में हम कॉम्बिनेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं उस स्टॉक के ऑप्शन में सफिशिएंट लिक्विडिटी हो। ऐसा नहीं एटीएम कॉल पुट तो हमने यहाँ पर बाय कर लिए लेकिन जब यहाँ बेचने गए वहाँ लिक्विडिटी ही नहीं है, वो बिक ही नहीं पा रहे हमारे। तो लिक्विड काउंटर को ही हमको यहाँ सेलेक्ट करना चाहिए इस तरीके का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है एडजस्टमेंट का। हम किसी भी हेजिंग में एडजस्टमेंट क्यों करते हैं? हम किसी भी हेजिंग में एडजस्टमेंट इसलिए करते हैं कि भाई जिस रिस्क से हमने इस काम को स्टार्ट करा, अगर हमारा प्रिडिक्शन गलत होता है तो यहाँ पर हम क्या पोजीशन में चेंजेस करें जिससे हम हमारे जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकें, उसको कम से कम कर लें या न्यूट्रल कर दें। उस वजह से किसी भी हेजिंग में हमको एडजस्टमेंट करना आना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी हेजिंग का एडजस्टमेंट को करना। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट हमको क्यों करना पड़ सकता है? अब सोचने में आ सकता है कि भाई ये स्टॉक 2000 से बढ़ के 2100 के लेवल पर यहाँ पर पहुँच गया, 2100 के लेवल पर पहुँच गया, हमको प्रॉफिट मिल रहा था, हमने कहा और ऊपर जाएगा, जो मैक्सिमम है 40 पॉइंट का प्रॉफिट, वो मैक्सिमम 40 पॉइंट के प्रॉफिट को हम लेके यहाँ पर बाहर निकलेंगे। लेकिन स्टॉक 2100 से गिर के वापस से 2000 के लेवल पर आ गया, यानी वापस से हम 60 पॉइंट के रिस्क के जोन में पहुंच गए। वापस से हम 60 पॉइंट के रिस्क के जोन में पहुंच गए। जो प्रॉफिट मिल रहा था उसको बुक करा नहीं। उस समय मान लो हमको 25 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा था, हमने उस प्रॉफिट को बुक नहीं करा। वापस से स्टॉक लुढ़क के नीचे आ गया, हम वापस से 60 के रिस्क के जोन में पहुंच गए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं जिससे हम हमारी रिस्क को धीरे धीरे कम कर लें? अब यहाँ ये जो सारे नंबर्स हैं आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। जब भी कोई भी वीडियो आप देखें तो ये सारे नंबर नोट डाउन करते चलें। तो इससे क्या एक बेनिफिट होता है
कि बार बार इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होती, साथ में आपकी प्रैक्टिस होती है और चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। तो अगर हम हेजिंग के साथ इस मार्केट में सक्सेसफुली लंबे समय तक काम करना चाहते हैं यहाँ पर, तो सारे कैलकुलेशन हमारे दिमाग में होना चाहिए, हमको करने आने चाहिए, ना कि किसी की डिपेंडेंसी के साथ हम करें कि भाई ठीक है ये सॉफ्टवेयर में मैं नंबर डालूंगा, सब ये रिस्क रिवॉर्ड ब्रेक इवन निकल के आ जाएंगे। वो आए कैसे, वो हमको आना चाहिए, तभी हम इस मार्केट में सक्सेसफुली लंबे समय तक काम कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि भाई हम हमारी रिस्क को इस कॉम्बिनेशन में किस तरीके से मिनिमाइज करते हैं, किस तरीके से हम हमारी रिस्क को कम करते हैं, धीरे धीरे करके या एक साथ भी हम कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस स्टॉक में मान लो स्ट्राइक प्राइस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20-20 पॉइंट का है, यानी 2000 से 2020, 2040, 2060 20-20 पॉइंट के डिस्टेंस पे यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस हैं। ठीक है, अब ये स्टॉक मान लो 2000 से बढ़ के 2020 गया यहाँ पर। ठीक है भाई, स्टॉक ऊपर की तरफ गया, एक तरफ का मैं समझा देता हूँ, बाकी सारे कैलकुलेशन आप आसानी से कर लेंगे किसी भी तरफ जाए तो। यहाँ पर ये स्टॉक जो है 2000 से बढ़ के 2020 तक पहुँचा, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट हमको क्या करना है, जो हमारी बाइंग पोजीशन है, जो हमने एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन को बाय कर रखा है, उसमें हम कोई भी छेड़खानी नहीं करते। यहाँ सिर्फ जो ऑप्शंस को हमने राइट करा हुआ है, हम सिर्फ उसमें एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं कि भाई हमने कौन से ऑप्शन को राइट करा था। 2100 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को हमने 20 रुपये पर यहाँ पर राइट करा हुआ था, और 1900 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को, उसको भी हमने यहाँ पर 20 रुपये पर राइट करा था, यानी इन दोनों को हमने सेल करा हुआ था। ठीक है भाई, अब जो ऑप्शन खरीदे हैं उसमें हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करते, इसलिए उसके नंबर यहाँ मैं नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ। इन दोनों ऑप्शंस को जो हमने राइट करे थे उसके नंबर यहाँ पर नोट डाउन करे हैं। अब अगर स्टॉक 2000 से 2020 पहुंचा, तो जो ऑप्शन को हमने राइट करा हुआ है उसके कॉल ऑप्शन के प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पर इसका प्राइस बढ़ के मान लो 25 का हो गया, 20 से बढ़ के 25 रुपये पर इसका कॉल ऑप्शन का प्राइस पहुँच गया यहाँ, और जो पुट ऑप्शन हमने राइट करा हुआ था उसका प्राइस यहाँ पर गिर गया, मान लो वो गिर के 20 से ये 12 रुपये का हो गया। तो ये एक चेंजेस आए जो ऑप्शंस हमने यहाँ पर राइट करे हुए थे उसमें। अब क्या होता है, ये जो चेंजेस आए उसके बाद हम जो ऑप्शन हमने राइट करे हैं उन दोनों की पोजीशन को करते हैं यहाँ पर स्क्वायर अप। ये दोनों पोजीशन हमने करी स्क्वायर अप। अब जितने पॉइंट ऊपर की तरफ स्टॉक मूव करा है, यानी 20 पॉइंट ऊपर की तरफ स्टॉक मूव करा है, अगले स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पर पहुँचा है, तो उतने पॉइंट अंदर की तरफ हम हमारे ऑप्शन राइट की पोजीशन को ले आते हैं। यानी 20 पॉइंट अंदर की तरफ हमने जो ऑप्शन राइट करा है उसकी पोजीशन को ले आएंगे। यानी हम कौन से स्ट्राइक प्राइस के अब ऑप्शन को राइट करेंगे, यहाँ पर 2080 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन, और यहाँ पर 1920 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को हम राइट करेंगे। तो 20 पॉइंट अंदर की तरफ हम हमारे ऑप्शन राइट की पोजीशन को ले आए। अब यहाँ पर इनका प्राइस, मान लो इस कॉल ऑप्शन का प्राइस 30 रुपये चल रहा था, इसका 18 रुपये चल रहा था। अब डेफिनेटली इससे ज़्यादा ही चलेगा यहाँ पर कॉल ऑप्शन का, क्योंकि अंदर के स्ट्राइक प्राइस का कॉल है। तो ये 30 रुपये चल रहा था यहाँ पर, और ये जो 1920 का पुट था
ये भी हम अंदर की तरफ आए हैं तो ये 12 से डेफिनेटली ऊपर की तरफ मिलेगा। ये मान लो 18 रुपये पर चल रहा था, तो इन दोनों को हमने यहाँ पर सेल कर दिया। इन दोनों ऑप्शंस को हमने सेल कर दिया। ये जो स्क्वायर अप करके इन दोनों में हमने नई पोजीशन बनाई। अब यहाँ अगला पॉइंट समझने वाला होता है, इस एक्सरसाइज को करने से हमको क्या बेनिफिट हुआ और क्या रिस्क रिवॉर्ड में चेंजेस आएंगे, हम बिल्कुल आराम से इसको समझते हैं। तो ये दोनों पोजीशन हमने स्क्वायर अप करी, तो इससे हमको यहाँ पर क्या हुआ, हमको यहाँ पर 37 पॉइंट का प्रीमियम पे करना पड़ा। पे क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये दोनों पोजीशन जो राइट थी उसको बाय करा, हमने खरीदा है उसको यहाँ पर, तो 37 पॉइंट का प्रीमियम हमको देना पड़ा। लेकिन ये वापस से जो हमने पोजीशन को यहाँ पर राइट करा है, शॉर्ट सेल करा है, इसकी वजह से हमको 48 पॉइंट का प्रीमियम रिसीव हुआ। यहाँ पर इस ऑप्शन को स्क्वायर अप करा, 37 पॉइंट का प्रीमियम हमने दे के उसको खरीदा, लेकिन ये जो एडजस्टमेंट करा इन दोनों को सेल करने से हमको 48 पॉइंट का प्रीमियम रिसीव हो गया। यानी हमारी जेब में कितने पॉइंट का प्रीमियम बचा? हमारी जेब में यहाँ पर 11 पॉइंट का प्रीमियम बचा। 11 पॉइंट का प्रीमियम हमारे पॉकेट में बचा। इस एक्सरसाइज को करने से हमने जो ऑप्शन राइट करे थे उसको स्क्वायर अप करा, उसकी जगह अंदर वाले स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को बाय करा, तो उस एक्सरसाइज को करने से हमारी पॉकेट में 11 पॉइंट का प्रीमियम आया। लेकिन यहाँ पर 11 पॉइंट का प्रीमियम तो हमको मिल गया, वो ठीक है, लेकिन हम 20 स्ट्राइक प्राइस अंदर आ गए, तो हमको 20 का प्रीमियम मिलना था। हमारे जो स्प्रेड की पोजीशन थी उसको 20 पॉइंट अंदर की तरफ हम ले आए, हमको यहाँ पर 20 मिलना था, लेकिन मिला कितना? सिर्फ मिला 11। यानी हम कितने नुकसान में रहे? नेट हम जो नुकसान में रहे वो रहे यहाँ पर 9 पॉइंट के लॉस में। नेट हम जो नुकसान में रहे वो रहे 9 पॉइंट के लॉस में, क्योंकि 20 स्ट्राइक प्राइस अंदर आ गए, उसको अंदर आने के से हमको सिर्फ 11 मिला, तो हम कहीं ना कहीं 9 पॉइंट के यहाँ पर नेट नुकसान में रहे हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे रिस्क रिवॉर्ड ब्रेक इवन निकालने में सारे यही कैलकुलेशन हमको काम आएंगे, और इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं। जब आप 2-4 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारे कैलकुलेशन आपके दिमाग में होने लगेंगे। बाहर से शेयर बाज़ार काफ़ी आसान लगता है यहाँ पर कि काफ़ी सरल है, लेकिन यहाँ कोई सा भी XYZ बिजनेस हो, अगर उससे हमको अच्छा पैसा कमाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगी। यहाँ पर कोई फिजिकल मेहनत नहीं है कि हमको यहाँ पर कोई गड्ढे खोदना है, यहाँ पर जो मेहनत है वो मेंटल मेहनत होती है। तो यहाँ ये चीज़ें हमको समझ आई। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई ये एडजस्टमेंट हमने कर लिया, तो इस एडजस्टमेंट को करने से हमारी रिस्क में क्या अंतर आएगा? हमारी रिस्क में क्या अंतर आएगा? हम रिस्क कम करने के लिए ही एडजस्टमेंट करते हैं किसी भी हेजिंग के कॉम्बिनेशन में। उसको निकालने का सिंपल तरीका है, हमने जब इस काम को शुरू करा था तब हमारी मैक्सिमम रिस्क कितनी थी? 60 पॉइंट की हमारी मैक्सिमम रिस्क थी जब इस काम को हमने शुरू करा था। अब इस एक्सरसाइज को करने से कितने पॉइंट का प्रीमियम हमको मिला? 11 पॉइंट का प्रीमियम हमको मिला। यानी जब हमने कॉम्बिनेशन क्रिएट करा था 60 पॉइंट का प्रीमियम हमारी जेब से चला गया था, लेकिन इस एक्सरसाइज को करके 11 का हमने वापस से ले लिया, तो यहाँ पर वो 11 हमारी रिस्क में से हो जाता है कम। तो अब हमारी मैक्सिमम रिस्क बची यहाँ पर 49 पॉइंट की। तो अब 49 पॉइंट की हमारी यहाँ पर मैक्सिमम रिस्क बची। अब अगला सवाल आता है कि भाई मैक्सिमम रिवॉर्ड कितना इसमें हमको अब मिल सकता है?
तो जब हमने काम को शुरू करा था तब हमारा मैक्सिमम रिवॉर्ड कितना था? तब हमारा मैक्सिमम रिवॉर्ड था यहाँ पर 40 पॉइंट का। लेकिन यहाँ एक एडजस्टमेंट को करके हमने हमारे स्प्रेड को अंदर लिया है, उसको अंदर लाने की वजह से हमको 9 पॉइंट का नुकसान हुआ। तो ये जो 9 पॉइंट है ये हमारे मैक्सिमम रिवॉर्ड में से हो जाते हैं कम। तो यहाँ पर 9 पॉइंट हमारे मैक्सिमम रिवॉर्ड में से हो गए कम। तो अब जो हमारा मैक्सिमम रिवॉर्ड बचा वो बचा 31 पॉइंट का, यानी हमारी रिस्क 49 पॉइंट की बची, हमारा रिवॉर्ड बचा 31 पॉइंट का। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का क्या तरीका मैंने बताया था कि भाई जो हमने प्रीमियम पे कर रखा है उतना पॉइंट ऊपर उतना पॉइंट नीचे हमारा ब्रेक इवन होता है। तो अब हमारे यहाँ पर कितना 49 पॉइंट की यहाँ पर रिस्क है हमारी, तो 49 ऊपर और 49 नीचे, यानी 2049 ये हमारा आया ऊपर का ब्रेक इवन। अब नीचे का ब्रेक इवन क्या आएगा, यहाँ पर 91951 ये हमारा नीचे का ब्रेक इवन आया। तो ये जो अब हमारी रिस्क बची उतने पॉइंट ऊपर उतने पॉइंट नीचे, हमारे ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर आ गए। तो क्या समझ आ रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट भी हमारे अंदर की तरफ आ गए, यानी ब्रेक इवन पॉइंट अंदर से कि अब इसके ऊपर ही चला जाएगा तो हमको यहाँ रिवॉर्ड मिल जाएगा। यहाँ भी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट पहले 1960 था, पहले 1940 था, अब 1951 हो गया। यहाँ भी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया ऊपर की तरफ, तो ब्रेक इवन पॉइंट नीचे आ गए। तो ये एक फेवरेबल कंडीशन यहाँ पर हुई ब्रेक इवन पॉइंट में इस एडजस्टमेंट को करने से। अब यहाँ पर ये तो मैंने आपको समझाया है कि भाई 2000 से 2020 पहुँचा। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 20 पॉइंट बढ़ेगा तो ही आप एडजस्टमेंट करो, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं यार ये तो मूवमेंट आएगा ही वन साइडेड ऊपर या नीचे की तरफ, तो आप बैठे हो, ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, आपको लगता है कि नहीं भाई ये 20 पॉइंट की जगह ये 40 बढ़ेगा तब मैं एडजस्ट कर लूँगा पोजीशन को यहाँ पर, तब हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी पोजीशन को हम हमारे अकॉर्डिंग इस पोजीशन को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि एडजस्ट करते हैं तो रिवार्ड भी थोड़ा हमारा नीचे जाता है। रिस्क तो नीचे जाती है लेकिन साथ में हमारा रिवॉर्ड भी नीचे जाता है। यहाँ पर हम एडजस्ट इसलिए करते हैं कि भाई रिस्क को किस तरीके से मिनिमाइज करें। लेकिन अगर हमको लगता है कि भाई मूवमेंट आ रहा है या एक एडजस्टमेंट करने के बाद हमको लगा यार जब भी सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है निकल के बाहर हो जाते हैं, फिर कोई नया कॉम्बिनेशन क्रिएट कर लेंगे। 2 एडजस्टमेंट करने के बाद हमको लगा चलो ठीक है यार जो भी मिल रहा है ठीक है, स्क्वायर अप करो और बाहर हो जाते हैं। या हमको लग रहा है कि नहीं वन साइडेड तो मूवमेंट आएगा ही आएगा, तो हम बार बार एडजस्टमेंट करने की बजाय बैठे हुए हैं और जब भी हमको लगा तब हमने उसको एडजस्टमेंट करा यहाँ पर। तो ये एक एडजस्टमेंट करने का कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि किस तरीके से एडजस्ट करते हैं जिससे हम हमारी रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे रिस्क नीचे जाती है तो हमारा रिवॉर्ड भी नीचे जाता है। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि कोई रिस्क फ्री हेजिंग स्ट्रेटेजी है क्या? तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, अगर हम रिस्क को फ्री करने जाएंगे तो रिवॉर्ड भी फ्री हो जाता है। यहाँ पर कोई सा भी बिजनेस हम कर रहे हैं XYZ, उसमें कैलकुलेटेड रिस्क तो हमको लेना पड़ता है। तो जब कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तभी उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है। अब यहाँ कोई सा भी बिजनेस हो या हम इस मार्केट में F&O में ट्रेड कर रहे हैं, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अनलिमिटेड रिस्क वाले ट्रेड से हमको बचना चाहिए। किस दिन हम गलत हो जाएंगे हमको नहीं पता। ऐसा नहीं हो एक ही ट्रेड इतना बड़ा डैमेज दे जाए, पैसा तो जाए,
लेकिन यहाँ पर कॉन्फिडेंस अगर एक बार चला गया इस मार्केट से तो पैसा तो ज़िंदगी में बाद में कभी आ जाएगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस की रिकवरी काफ़ी कठिन हो जाती है। तो हमेशा अनलिमिटेड रिस्क वाले ट्रेड से हमको बचना चाहिए। भले ही हम कितने कॉन्फिडेंट हो कि ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी हमको वो ट्रेड नहीं डालना चाहिए जिसमें अनलिमिटेड रिस्क वर्ड जुड़ जाए। कैलकुलेटेड रिस्क पे हम यहाँ पर काम करें। तो यहाँ पर इस तरीके से ऊपर जाए या नीचे जाए, हम हमारे जो ऑप्शन को राइट करा है उसको अंदर की तरफ लाते हैं, जिससे यहाँ पर हमारी रिस्क को कम से कम करते हैं। और यहाँ पर फिर हम रिवॉर्ड के लिए वेट करते हैं। जब भी हमको लगता है एक सफिशिएंट रिवॉर्ड मिल रहा है, उस पोजीशन को हम यहाँ पर बुक करके बाहर हो जाते हैं। अब जैसे मैंने कहा, बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए आपको, तो ये सारी चीज़ें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ मैं कुछ कैलकुलेशन करके बता देता हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं और ये जो एडजस्टमेंट करके चीज़ें निकल के आ रही हैं वाकई में ऐसा रहेगा क्या। 31 की यहाँ पर रिवॉर्ड, 49 की यहाँ पर रिस्क, तो इस तरीके से रहेगा क्या, हम निकाल के देख लेते हैं कि भाई सबसे पहले मान लो एक्सपायरी जो है वो 2000 के लेवल पर ही हो गई। 2000 के लेवल पर एक्सपायरी हो गई तो क्या होगा। 2000 के लेवल पर अगर एक्सपायरी हुई तो यहाँ पर जो कॉल और पुट ऑप्शन हमने बाय करे थे वो दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। यानी 50 में कॉल खरीदा था, 50 में पुट खरीदा था, यानी उसमें हमको 100 पॉइंट का यहाँ पर लॉस लगा। ठीक है भाई, 100 पॉइंट का हमको उसमें लॉस लग गया जो कॉल और पुट ऑप्शन हमने खरीदे थे। अब यहाँ पर ये एडजस्टमेंट करने के बाद हमने कौन से कॉल और पुट ऑप्शन बेचे हैं, यहाँ पर ये वाले कॉल और पुट ऑप्शन बेचे हैं। 2080 का कॉल और 1920 का यहाँ पर पुट, तो ये दोनों भी ज़ीरो हो जाएंगे अगर 2000 पे एक्सपायरी होती है। तो कितना पॉइंट हमको मिल जाएगा, यहाँ पर 48 पॉइंट का हमको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ठीक है भाई, 48 पॉइंट का हमको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ ये चीज़ समझ आ गई, लेकिन यहाँ ये जो पोजीशन हमने स्क्वायर अप करी थी पहले, इसको स्क्वायर अप करने से हमको क्या बेनिफिट मिला था। ये जो कॉल और पुट हमने 20-20 रुपए में शॉर्ट करे थे, टोटल 40 में इसको हमने शॉर्ट करा था और 37 में हमने इसको बाय करा था, यानी 3 पॉइंट का यहाँ पर हमको गेन हुआ था इस एक्सरसाइज को करने से, यहाँ पर इसको राइट करने से। तो ये 3 पॉइंट हम पहले ले चुके हैं यहाँ पर, तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल कितना निकल के आ रहा है, टोटल निकल के आ रहा है 49 पॉइंट का लॉस। अगर 2000 पे ही एक्सपायरी हो जाती है तो 49 पॉइंट का लॉस होगा हमको। यहाँ ये चीज़ समझ आई, यानी 2000 से शेयर शुरू हुआ और 2000 पे ही शेयर ख़त्म हुआ, तब जाके यह लॉस रहेगा। लेकिन लॉजिकली सोचने वाली बात यह है कि पूरे महीने भर में 2000 पे 2000 रह जाए और हम तब बना रहे हैं जब मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मूव करेगा, 2050 पे बंद होगा, 2060 पे बंद होगा, 2040 पे बंद होगा, तो मैक्सिमम रिस्क की प्रोबेबिलिटी तो काफ़ी कम है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो जाके बंद होगा, उतनी हमारी रिस्क यहाँ पर कम हो जाएगी। तो ये चीज़ होती है कि ठीक है, लेकिन फिर भी हम मैक्सिमम के फिगर को दिमाग में लेके चलें। मैक्सिमम के बाहर तो कोई चीज़ें जाने वाली नहीं है, यहाँ पर जो होगा मैक्सिमम के अंदर होगा। मैक्सिमम फिगर हमारे दिमाग में होना चाहिए और यहाँ पर जब भी हमको सफिशिएंट प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट को हम बुक करते हैं और बाहर हो जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ठीक है भाई, 2000 से 2040 तक ही पहुँची, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 2049 था, वहाँ तक ब्रेक इवन से 9 पॉइंट नीचे रह गई,
तो 9 पॉइंट का ही लॉस लगा हमको। एक मैक्सिमम लॉस कहाँ पर लगेगा, मैक्सिमम लॉस हमको लगेगा यहाँ पर अगर एक्सपायरी 2000 पे ही हो जाती है यहाँ पर, तब हमको मैक्सिमम लॉस लगेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम रहती है यहाँ पर। तो ये हुआ एक कैलकुलेशन हमने सीखा। अब यहाँ पर दूसरा कैलकुलेशन हम सीखते हैं। भाई 2080 पे एक्सपायरी हुई, 2080 पे एक्सपायरी हो गई जहाँ हमने पोजीशन को एडजस्ट करा था। ठीक है भाई, 2080 पे एक्सपायरी हुई तो क्या होगा, यहाँ पर हर तरीके के कैलकुलेशन हम सीख लेते हैं। अब 2080 पे एक्सपायरी अगर होगी तो जो कॉल ऑप्शन हमने बाय करा था उसकी वैल्यू क्या रहेगी एक्सपायरी डेट के दिन, उसकी वैल्यू रहेगी 80 रुपये की, क्योंकि इंट्रेंसिक वैल्यू उसकी 80 रहेगी और ऑप्शन सारे सेटल होते हैं एक्सपायरी डेट के दिन 80 रुपये पर। उसकी वैल्यू 80 की यहाँ पर रहेगी। ठीक है भाई, मतलब 50 में हमने खरीदा था, 80 में बिकेगा, 30 का हमको प्रॉफिट हो गया। लेकिन जो पुट ऑप्शन 50 में खरीदा था वो तो ज़ीरो हो जाएगा हमारा, उसमें 50 का नुकसान लग गया। तो ठीक है, ओवरऑल कितना नुकसान लगा हमको, ओवरऑल 20 पॉइंट का हमको यहाँ पर नुकसान लगा। यहाँ पर ये जो ऑप्शन हमने राइट करे थे, कितने पॉइंट मिले थे, 48 पॉइंट हमको मिले थे। तो इसमें 48 पॉइंट का हमको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। ठीक है भाई, 48 पॉइंट का इसमें प्रॉफिट हुआ। और यहाँ ये जो एक्सरसाइज करी थी इसमें 3 पॉइंट हम पहले ले चुके थे, तो 3 का यहाँ पर हमको प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर 31 पॉइंट हम प्लस में नज़र आ रहे हैं, 31 पॉइंट हम यहाँ पर प्लस में नज़र आ रहे हैं। अगर 2080 पर ये एक्सपायरी हो जाती है तो मैक्सिमम रिवार्ड, अब इससे ऊपर कितना भी जाए हमारा प्रॉफिट 31 ही रहेगा, क्योंकि जो कॉल ऑप्शन हमने यहाँ पर बाय करे हैं वो तो बढ़ता जाएगा, लेकिन जो राइट करा है वो भी उस रेशो में बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक फिक्स प्रॉफिट हो गया कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट हमको होगा नहीं। तो 2080 पे अगर होती है तो यहाँ पर 31 पॉइंट का हमको मैक्सिमम प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अब तीसरा इम्पोर्टेंट कि नहीं, जो ब्रेक इवन हमारे निकल के आए हैं 2049, अगर यहाँ होती है तो ये वाकई में ब्रेक इवन है कि नहीं है, ये वाकई में यहाँ जीरो रहेगा कि नहीं रहेगा। अब उसको भी हम निकाल के देख लेते हैं कि जो हमने सीखा वो कहाँ तक सही है या कहाँ तक वो गलत है। 2049 पे अगर एक्सपायरी यहाँ पर होती है तो सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं, जो कॉल ऑप्शन हमने बाय करा है तो अगर 2049 पे एक्सपायरी होती है तो 49 उसकी वैल्यू रहेगी। एक्सपायरी डेट के दिन 50 में खरीदा, 49 में सेल होगा, यानी 1 पॉइंट का कॉल ऑप्शन में हमको लॉस लगा। अब जो पुट ऑप्शन हमने 50 में खरीदा था और यहाँ पर वो ज़ीरो हो जाएगा एक्सपायरी डेट के दिन, क्योंकि एक्सपायरी यहाँ हो रही है। तो उस पुट में हमको यहाँ पर 50 का लॉस लगा। तो कॉल में यहाँ 1 पॉइंट का लॉस, पुट में यहाँ पर 50 पॉइंट का लॉस हमको लगा। अब यहाँ पर जो कॉल और पुट ऑप्शन हमने राइट करे हैं उसमें 48 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि वो दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, वो दोनों आउट ऑफ मनी रहेंगे। उसमें 48 पॉइंट का हमको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ 3 पॉइंट हम पहले रिसीव कर चुके थे, तो 3 पॉइंट और इसमें ऐड कर लेंगे। तो इसका टोटल क्या निकल के आ रहा है, ज़ीरो निकल के आ रहा है। अगर इस लेवल पर एक्सपायरी होती है तो यहाँ पर फिगर ज़ीरो निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से सारे कैलकुलेशन हम काफ़ी इजीली कर लेते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। और जब 1-2 बार हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर अपने आप ही सारे कैलकुलेशन हमारे दिमाग में होने लगेंगे यहाँ पर। तो अब इस कॉम्बिनेशन का हम तभी यूज़ करते हैं जब हमको ऊपर या नीचे की तरफ वन साइडेड बड़े मूव की पॉसिबिलिटी लगती है, तब हम इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तभी प्रॉफिट आएगा या टिल एक्सपायरी तक हम वेट करेंगे
तभी हमको कोई प्रॉफिट नज़र आएगा, ऐसा नहीं होता। अगर एक्सपायरी के पहले भी अगर यहाँ पर मूवमेंट आ गया, उसके बीच में ही अगर बड़ा मूवमेंट आ गया, तो यहाँ पर तब भी हमको यहाँ पर एक प्रॉफिट नज़र आने लगेगा कि भाई चलो मुझे एक सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है इस मार्केट में। अब यहाँ रिस्क रिवॉर्ड भले ही अनफेवरेबल रहता है, लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है क्योंकि हम मोमेंटम के लिए जा रहे हैं और कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके हम हमारी रिस्क को यहाँ पर कम कर लेते हैं। अब प्रॉफिट का बुक करने का सबसे सही तरीका क्या होता है? मान लो किसी भी कॉम्बिनेशन में कि भाई ये मैंने कॉम्बिनेशन क्रिएट करा, इस कॉम्बिनेशन में ₹1,00,000 मेरा मार्जिन ब्लॉक होता है और यहाँ क्या मैं टिल एक्सपायरी जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट है उस तक का वेट करूँ यहाँ। तो हम यहाँ दो तरीके से जा सकते हैं। दो तरीका क्या होता है कि भाई टिल एंड या तो हम मैक्सिमम के लिए वेट करें, ये हर बार इस तरीके के ट्रेड को जनरेट करें कि नहीं भाई मैंने कॉम्बिनेशन क्रिएट करा है और मैं तो मैक्सिमम के लिए वेट करूँगा, या हम कैलकुलेटेड रिटर्न के लिए जाएं। यहाँ पर हमको लगता है अगर कि भाई इस कॉम्बिनेशन को क्रिएट करने के लिए मुझे 1,00,000 फंड की ज़रूरत पड़ती है, मेरा ₹1,00,000 का फंड यहाँ पर ब्लॉक होता है और मुझे लगा कि यार इस कॉम्बिनेशन में मुझे 4,000 का प्रॉफिट आ रहा है, ये परसेंटेज में मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, तो इस प्रॉफिट को मैं बुक कर लेता हूँ, यहाँ पर बाहर हो जाता हूँ। तो या तो हम कैलकुलेटेड रिटर्न के लिए जाएं, जब भी हमको यहाँ पर एक कैलकुलेटेड रिटर्न दिखे तब हम यहाँ पर बाहर हो जाएं। अब यहाँ जो एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन हम बाय करते हैं वो अपने आप में एक लॉन्ग स्ट्रेडल कॉम्बिनेशन कहलाता है। लॉन्ग स्ट्रेडल में आदमी क्यों सबसे ज़्यादा डरता है? मूवमेंट नहीं आया, प्रीमियम डिके होना शुरू हो जाएगा और जनरली ट्रेडर के साथ यही होता है कि 50-50 में ख़रीदा, वो अगर यहाँ पर 40-40 का हो गया, 20 पॉइंट लगने लगे तो यहाँ अरे अब इसको पड़े रहने देते हैं, आज नहीं तो कल मूवमेंट आएगा, परसों मूवमेंट आएगा, पता चला वो 40 से 30-30 हो गया, 20-20 हो गया, 10-10 हो गया, मूवमेंट नहीं आया, देखते ही देखते वो ऑप्शन ज़ीरो हो गए, पूरा पैसा गायब, घुल गया। क्योंकि यहाँ पर ये तो हवा है, तो कहाँ है कुछ दिखेगा भी नहीं। यहाँ पर ये कोई प्रोडक्ट तो होते नहीं है ऑप्शन कि हमारे डीमेट में पड़े हुए हैं, आज नहीं तो कल रेट आ जाएगा, कल बेच लेंगे यहाँ पर। तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि एटीएम कॉल पुट खरीदा, ठीक है आज हमको 10 का लॉस लग रहा था, हम बुक नहीं कर पाए, कल वही 20 का दिखने लगा, तो जब हम 10 का लॉस बुक नहीं कर पाए तो 20 का लॉस बुक करने की हिम्मत नहीं करते और उसको ट्रेड को वहीं पड़ा रहने देते हैं और उस लॉस को कहीं ना कहीं बढ़ा कर लेते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि ठीक है हम मूवमेंट नहीं आया, मुझे एक माइनर लॉस नज़र आया क्योंकि हमने ऑप्शन भी राइट कर रखा था, माइनर लॉस नज़र आया हमको, माइनर लॉस बुक करने में हमको कोई परेशानी नहीं जाती कि चलो एक छोटा सा लॉस ले लेते हैं, नेक्स्ट टाइम बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लॉस बुक करने में, क्योंकि हम जिंदगी में एक चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए, हमेशा हम सही नहीं होंगे, सही भी होंगे गलत भी होंगे, लेकिन जब भी गलत हो तो ऐसा हम कुछ काम करें कि एक माइनर लॉस में बाहर हो जाएं, सही है हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमको सारा कैलकुलेशन अगर हम गलत हों उसका करके रखना चाहिए। हम सही होंगे तो मुझे 10,000 मिल जाएगा, उसका कैलकुलेशन करने के बजाय अगर मैं गलत होऊंगा तो क्या लगेगा और उसको मैं किस तरीके से बचाऊंगा, वो कैलकुलेशन हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ पर हेजिंग के साथ काम करने में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं जाती। अब आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में किसी और हेजिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू।